क्या होगा अगर सेकेंड सेंचुरी का आर्किटेक्ट सडनली मॉडर्न जापान में पहुंच जाए और लर्न करे फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर? तो फिल्म की शुरुआत पुराने रोम में होती है। लूसियस नाम का एक आर्किटेक्ट नए इनोवेशंस नहीं कर पा रहा है और पैसे की तंगी से जूझ रहा है। उसके हर आइडिया को क्लाइंट रिजेक्ट कर देते हैं, जिन्हें लगता है कि उसके इनोवेशंस पुराने हो चुके हैं। एक दोपहर लूसियस का दोस्त उसे आराम करने के लिए एक पब्लिक बाथ हाउस में ले जाता है। लूसियस को लगता है कि ये आराम करने के लिए सबसे खराब जगह है, क्योंकि ये जोर जोर से बात करने वाले नंगे लोगों से भरा हुआ है। माहौल से परेशान होकर वो पानी के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर वहीं रहता है। अचानक उसे टब के दूसरी तरफ एक छोटा सा भंवर बनता हुआ दिखता है। वो उसे देखने जाता है, लेकिन एक तेज बहाव उसे खींच लेता है। कुछ ही सेकंड्स में लूसियस एक सुरंग जैसी जगह पर पहुंच जाता है, जहां उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। वो सतह पर आने की पूरी कोशिश करता है और आखिरकार कामयाब हो जाता है। लेकिन उसे हैरानी होती है कि वो अब रोमन बाथ हाउस में नहीं है। असल में वो एक मॉडर्न जापानीज बाथ हाउस में है, जो बूढ़े आदमियों से भरा हुआ है, जो उसे अपने सामने नंगा देखकर हैरान है। आर्किटेक्ट किसी तरह समय यात्रा करके आज के जापान में पहुंच गया है। लूसियस, जिसने कभी मंगोलियाई फीचर्स वाले किसी इंसान को नहीं देखा था, सोचता है कि ये आदमी चपटे चेहरे वाली किसी जनजाति के हैं। सदमे से उभरने के बाद लूसियस देखता है कि ये जगह किसी भी बाथ हाउस से ज्यादा एडवांस्ड है जो उसने पहले कभी देखा था। टोकरियां, नल और मसाज करने वाली मशीनें सब देखकर वो हैरान रह जाता है और उसे पछतावा होता है कि उसने ये इनोवेशंस पहले खुद क्यों नहीं सोचे। वो गलती से औरतों के चेंजिंग रूम में भी चला जाता है और एक चिल्लाती हुई बूढ़ी औरत उसे बेहोश कर देती है। फिर हमारी मुलाकात मामी नाम की एक स्ट्रगलिंग मांगा आर्टिस्ट से होती है। उसकी शक्ल देखकर उसे एक नए कैरेक्टर का आइडिया आता है, इसलिए वो उसका पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद लूसियस उठता है और उसे फ्लेवर्ड दूध की एक बोतल दी जाती है। वो एक बार फिर इसके मीठे और ठंडे स्वाद से हैरान रह जाता है। असल में ये इतना अच्छा होता है कि वो दूसरी बार बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो रोम में वापस होता है, आदमियों से घिरा हुआ। वे कहते हैं कि वो टब में डूब गया था और कुछ मिनट पहले ही मिला है। शुरुआत में लूसियस को लगता है कि चपटे चेहरे वाली जनजाति के साथ उसका सामना सिर्फ एक सपना था, एक नस्लवादी सपना। लेकिन फिर उसे अपने बगल में दूध की खाली बोतल दिखती है। सीन 2 महीने बाद का दिखाया जाता है। लूसियस ने बाथ हाउस के मालिक को अपना रेनोवेशन का आइडिया बताया और उसे और भी एडवांस बना दिया। लोग उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ करते हैं और वो इससे बहुत सारा पैसा कमाता है। अब वे अपने बाथ हाउस के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बास्केट, मसाज बूथ और यहाँ तक कि मीठे दूध का भी इस्तेमाल करते हैं। टब में नहाते समय एक बूढ़ा आदमी सोचता है कि काश उसके घर पर भी एक बाथ हाउस होता। जब लूसियस ये सोचने लगता है कि इसे कैसे मुमकिन बनाया जाए, तो उसे फिर से करंट लगता है और वो 21वीं सदी के एक बाथटब में पहुंच जाता है। एक आदमी अंदर आता है और लूसियस से उसे नहाने में मदद करने के लिए कहता है। लूसियस कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो वैसा ही करता है जैसा उसे बताया जाता है और उसे शावर हेड और शावर हैट जैसे कई और उपयोगी टूल्स के बारे में पता चलता है। इत्तेफाक से वो घर मामी का होता है, जिसे लूसियस फर्श पर मिलता है। वो अपनी स्केचबुक लेने दौड़ती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो वो पहले ही गायब हो चुका होता है। रोम वापस आकर लूसियस उस बूढ़े आदमी के लिए घर पर एक बाथटब बनाता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। आखिरकार उसके पास अपनी पत्नी को अच्छा खाना खिलाने के लिए काफ़ी पैसे होते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा बच्चा चाहती है और शिकायत करती है कि लूसियस हमेशा काम में बिजी रहता है। उन दोनों में झगड़ा होता है, जो तब खत्म होता है जब वो उसे कोसती है और गुस्से में चली जाती है। कुछ दिनों बाद हेड्रियन का एक मैसेंजर लूसियस के पास आता है। वो आदमी क्रूर होने के लिए जाना जाता है, क्योंकि अफवाहें हैं कि उसने उन कैबिनेट सदस्यों को मार डाला था जिन्होंने उसका विरोध किया था। चूंकि लूसियस के इनोवेशंस के बारे में पूरे शहर में बात हो रही थी, इसलिए सम्राट भी उसमें दिलचस्पी लेने लगता है। लूसियस से मिलने पर वो बताता है कि वो कला का फैन है और लूसियस ने जो पब्लिक बाथ हाउस के साथ किया है वो साफ तौर पर कला का ही एक रूप है। उसके काम से प्रभावित होकर सम्राट चाहता है कि वो अपने लिए एक पर्सनल बाथ बनाए। वो मांग करता है कि ये कुछ हटके, इनोवेटिव और ऐसा होना चाहिए जो पहले कभी न किया गया हो। लूसियस चुनौती स्वीकार करता है और सम्राट को इम्प्रेस करना अपना मिशन बना लेता है। पूरी रात वो शानदार बाथ हाउस के लिए प्रेरणा की तलाश में शहर में घूमता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो शर्मिंदा होता है कि उसके सभी आइडियाज़ कॉपी किए हुए हैं, जिनके लिए उसे क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाता है और गायब हो जाता है। करंट टाइम्स के सीन में हमें दिखता है कि मामी एक बाथरूम सप्लाई स्टोर में काम कर रही है। मांगा आर्टिस्ट के तौर पर उसका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए उसने एक साइड जॉब ले ली है, लेकिन इसके बाद भी उसे काम पर जागते रहने में दिक्कत हो रही है। एक दोपहर वो गलती से पानी खुला छोड़ देती है और टब पूरा भर जाता है। अचानक लूसियस टब में दिखाई देता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। जब उसे एहसास होता है कि टब में अपने आप बुलबुले उठ रहे हैं, तो वो रुक जाता है। दुकान का मैनेजर उस अजीब आदमी की शिकायत करने जाता है, जिससे मामी और लूसियस को बात करने का समय मिल जाता है। लूसियस उससे जगह घुमाने के लिए कहता है और उसे एक सिक्का देता है। हालांकि मामी उसकी बोली हुई भाषा नहीं समझती, लेकिन वो पैसे की भाषा समझती है और वो उसे आसपास घुमाती है।
लूसियस यूरिनल्स को देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि प्रिंटेड टॉयलेट पेपर में चपटे चेहरे वाली जनजाति की सफलता के राज छिपे हैं। काश मुझे ये शब्द बार बार इस्तेमाल न करना पड़े। लेकिन जो चीज़ उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है बिडे। जब वो उस पर बैठता है तो उसे लगता है कि वो स्वर्ग में है। उसने जो कुछ भी देखा उस आइडिया को कॉपी करके वो रोम वापस आता है और सम्राट के लिए अब तक का सबसे अच्छा स्नान घर बनाता है। इसमें पीछे की सफाई के लिए लगातार पानी के बहाव वाला टॉयलेट, गुलामों द्वारा पाइप में हवा फूंक कर बनाए गए बुलबुले वाला टब, एक चमकता हुआ एक्वेरियम और खुशबूदार मोमबत्तियां हैं। वो सम्राट की उम्मीदों से बढ़कर काम करता है और उसे एक खास हार दिया जाता है जिसमें कुत्ते के पैरों और इंसान के गुप्तांगों की अनोखी मूर्ति बनी होती है। धत तेरी की। भविष्य में मामी एक अच्छी मांगा के लिए आइडिया देने में बार बार असफल रहने के बाद और अपनी साइड जॉब से निकाले जाने के बाद अपने छोटे से गृहनगर लौट आती है। वो एक स्थानीय स्नान घर में काम करना शुरू करती है और प्राचीन रोमन इतिहास का अध्ययन करती है। लूसियस को मिला सिक्का और उसका गायब होना उसे परेशान करता है और वो जानना चाहती है कि क्या वो सच में अतीत का कोई व्यक्ति है। रोम में अपनी पत्नी के अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ भाग जाने के बाद लूसियस ने जीने की इच्छा खो दी है। एक दिन उसके पास एक संदेशवाहक आता है जो सम्राट के बारे में चिंतित है। पता चलता है कि सम्राट ने हाल ही में अपना बेटा खो दिया है और उसे लगता है कि एक मगरमच्छ उसका पुनर्जन्म है। वो चाहता है कि लूसियस एक ऐसी जगह डिजाइन करे जहां मगरमच्छ को रखा जा सके और उसकी सभी जरूरतें पूरी की जा सकें। लूसियस को इस मामले में बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि अगर जानवर मर गया तो सारा दोष उस पर आएगा और उसे राष्ट्रीय अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद लूसियस सम्राट के अनुरोध पर उनके स्नान घर में पानी का बहाव देखने जाता है, लेकिन जब वो टब में घुसता है तो वो तीसरी बार भविष्य में खींच लिया जाता है। वो बाहर आता है और खुद को एक पिंजरे में मगरमच्छों के साथ फंसा हुआ पाता है। पता चलता है कि वो एक मगरमच्छ अभयारण्य में है। उसी समय मामी भी अपने एक डेट के साथ अभयारण्य में है जो उसे पसंद नहीं है। वो उस आदमी से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करती है और लूसियस को पिंजरे के अंदर देखकर खुश होती है। वो उसे बाहर निकालती है और उसे सैंक्चुरी घुमाती है। अपनी डेट के बारे में सब कुछ भूल जाती है। लूसियस सीखता है कि मगरमच्छों और उनके पसंदीदा रहने की जगह की ठीक से देखभाल कैसे करनी है। मामी उसे तीरंदाजी सीखने के लिए भी ले जाती है ताकि ये देख सके कि वो सच में रोमन आदमी है या नहीं। वो सभी निशाने लगाता है जिससे उसका शक पक्का हो जाता है। कुछ समय बाद वो एक गर्म पानी के झरने में पहुंच जाता है जो उसे उसके समय में वापस ले जाता है। कुछ महीनों बाद सम्राट को अपने मगरमच्छ बेटे के लिए प्रजनन के लिए एक सही जगह मिल जाती है। उसने लूसियस को परिवार की तरह मानना शुरू कर दिया है और उसे अक्सर महल में बुलाता है। शहर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक कि एक दिन सम्राट को विद्रोहियों द्वारा अपनी सेना पर हमला करने की खबर मिलती है। वे उसके शासन से खुश नहीं हैं और किसी भी कीमत पर उसे गद्दी से हटाना चाहते हैं। सम्राट के सैनिक और विद्रोही एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ते हैं जो 1 साल से ज्यादा तक चलती है। अब तक सम्राट बूढ़ा हो गया है और रिटायर होने के लिए तैयार है। वो अपना सिंहासन अपने भतीजे सियोनियस को देने की योजना बनाता है। सम्राट के रूप में सियोनियस के पहले प्रोजेक्ट के लिए वो लोगों का समर्थन पाने के लिए एक नया स्नान घर बनाना चाहता है। इसलिए सम्राट लूसियस से चाहता है कि वो इस प्रोजेक्ट में अपने भतीजे की मदद करे। ये लूसियस के लिए एक समस्या है क्योंकि उसके सिद्धांत सियोनियस से मेल नहीं खाते जो घमंडी और अभिमानी है। लूसियस जानता है कि अगर वो सम्राट बन गया तो रोमन साम्राज्य का पतन निश्चित है। इसलिए बहुत सोचने के बाद वो सियोनियस के पास जाता है और उसके लिए काम करने से मना कर देता है। सियोनियस उसे याद दिलाता है कि सम्राट के खिलाफ जाना देशद्रोह है जिसकी सजा मौत है, लेकिन लूसियस अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो एक साथी आर्किटेक्ट के पास जाता है और उससे प्रोजेक्ट लेने की भीख मांगता है। हालांकि वो आदमी लूसियस पर गुस्सा होता है क्योंकि उसी की वजह से वो कंगाल हो गया था। दोनों में लड़ाई होती है और लूसियस को एक दीवार में धक्का मार दिया जाता है। अगले सीन में वो फिर से फ्लैट फेस्ड जनजाति के साथ है। वो घायल है लेकिन वो उसकी अपने परिवार की तरह देखभाल कर रहे हैं। वो उसे एक गर्म पानी के झरने के पास ले जाते हैं जहां वो आराम कर सकता है और ठीक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई झरने के पानी में नहाता है तो वो जल्दी ठीक हो सकता है। वो उसे फर्मेंटेड शराब भी देते हैं जिससे उसका गला जल जाता है। फिर लूसियस मामी से मिलता है जिसने बेसिक लैटिन बोलना सीख लिया है। वो उससे उसका नाम पूछती है लेकिन लूसियस इतना नशे में होता है कि वो उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों झील में डूब जाते हैं। जब वो जागते हैं तो वो रोम में होते हैं। मामी को बहुत हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि सम्राट का आदेश न मानने की वजह से लूसियस को फांसी होने वाली है। परेशान होकर वो उसे प्रोजेक्ट लेने के लिए मनाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लूसियस अपनी जान बचाने के लिए अपना सामान लेकर घर से निकल जाता है। इसी बीच जापान में बूढ़े आदमियों का ग्रुप मामी को ढूंढ रहा होता है। तभी वे झील में गिर जाते हैं। लूसियस की तरह वे भी भंवर में फंस जाते हैं और अतीत में पहुंच जाते हैं। लूसियस एक दूसरे शहर जा रहा होता है जब उसे एक पहाड़ी पर एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना मिलता है। उसे याद आता है कि जनजाति ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था।
और उसे एहसास होता है कि ये झरना सम्राट के घायल सैनिकों के लिए उपयोगी हो सकता है। वो मामी के पास दौड़कर जाता है और उसे अपना आइडिया बताता है, जिससे वो सहमत हो जाती है। इसके बाद लूसियस सम्राट के पास जाता है और उन्हें अपना विजन बताता है। वो ये भी दावा करता है कि उसे एंटोनियस ने झरना बनाने का निर्देश दिया था। एंटोनियस सिंहासन का एक दूसरा प्रबल उम्मीदवार है, जो सियोनियस से कहीं ज्यादा योग्य है। इसलिए वो लूसियस को सम्राट की नजरों में बेहतर दिखाना चाहता है। झरना बनाने की अनुमति मिलने के बाद लूसियस, मामी और जनजाति काम पर लग जाते हैं। अगले कुछ घंटों में वो पहली झोपड़ी बनाते हैं। धीरे धीरे झरने के चारों ओर कई घर बन जाते हैं और वे सैनिकों के लिए आराम करने की जगह बन जाते हैं। जनजाति घायलों की देखभाल करती है और उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद करती है। वे इसके लिए मॉडर्न मेडिसिन के अपने ज्ञान का भी उपयोग करते हैं। कुछ महीनों बाद सैनिक विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई जीत जाते हैं। वे शराब पीकर और नाचकर जश्न मनाते हैं। लूसियस और मामी अकेले में बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। साथ काम करते हुए समय के साथ उनके बीच एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो गई हैं। लूसियस अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश है। ऐसा तब तक होता है जब तक कि जनजाति अचानक गायब नहीं हो जाती। मामी भी उसकी आंखों के सामने गायब होने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह गायब हो, वो उसे बताता है कि रोम वापस जाने के कई रास्ते हैं। अगले सीन में सम्राट एंटोनियस को अपना सलाहकार बनाते हैं। लूसियस को भी लड़ाई में दिखाई गई बहादुरी के लिए नागरिकों के सामने सम्मानित किया जाता है। लोग मानते हैं कि उसके बिना वे कभी नहीं जीत पाते। इसी बीच मामी ने भविष्य में एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। एक दिन वो शहर में घूम रही होती है, जब वो लूसियस को एक तालाब से बाहर निकलते हुए देखती है। फिल्म खत्म होती है क्योंकि वे दोनों फिर से मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।